स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। देखा गया था कि उसमें इम्परफेक्शंस क्या होते हैं, डिसलोकेशंस क्या होते हैं, और पॉइंट डिफेक्ट में हम लोगों ने 4 डिफेक्ट्स देखे थे। पहला था वैकेंसी, दूसरा था शॉर्टकट डिफेक्ट, तीसरा इंटरस्टिशियल और चौथा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। वैकेंसीज़ में क्या होती थी, जो कि हम लोग के मेटल में पाई जाती थी, उसमें एक एटम्स वैकेंट एब्सेंट हो जाता था, उसके कारण जो डिसलोकेशन क्रिएट होती थी उसको वैकेंसी बोला जाता था, जो कि पॉइंट इफेक्ट के अंदर ही आती थी। नेक्स्ट था शॉर्टकट इफेक्ट। इसमें क्या होता था, ये कंपाउंड में पाया जाता था और इसमें पेयर ऑफ एटम्स एब्सेंट होते थे, उसके कारण इसको शॉर्टकट इफेक्ट बोला गया था। इंटरस्टिशियल में क्या होता था, इसमें एटम्स ऐड हो जाते थे और इसके कारण इसको बोला गया था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट था फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में मेरा इसमें पेयर ऑफ एटम्स एब्सेंट हो जाते हैं और उसके कारण जो डिफेक्ट आता है उसे बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। और ऐसा ही इन लोगों ने ऐसा ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैंड डिसलोकेशंस के बारे में। लैंड डिसलोकेशंस में होता क्या है, इसमें जो डिसलोकेशंस होती हैं वो लीनियर डिस्टर्बेंस के कारण एटॉमिक अरेंजमेंट में हुई तब्दीली को, जो भी इसमें अंदर डिसलोकेशन होती है, वो जो डिसलोकेशन होती है वो लीनियर डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला है एज डिसलोकेशंस और दूसरा है मेरा स्क्रू डिसलोकेशन। तो एज डिसलोकेशन में क्या होता है कि मेरे जो भी एटम्स रहते हैं उसके अंदर उन एटम्स में अगर उन एटम्स के बीच अगर टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स और में भी शियर फोर्स अगर डेवलप हो जाती है, तो उसके कारण उसके जो शेप्स होते हैं एटम्स के वो इलिप्टिकल फॉर्म में हो जाते हैं और उसके कारण कुछ प्लेन्स एक्स्ट्रा प्लेन ऐड हो जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा प्लेन्स ऐड हो जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा प्लेन्स एलिमिनेट हो जाते हैं और उसके कारण जो डिसलोकेशंस क्रिएट होती हैं उन्हीं को हम लोगों ने नाम दिया है एज डिसलोकेशंस। क्योंकि ये जो प्लेन्स ऐड होते हैं और एलिमिनेट होते हैं, ये एजेस के अलॉन्ग एलिमिनेट और ऐड होते हैं। ठीक है, और इन डिसलोकेशंस को मेज़र करने का तरीका है जिसे हम लोग बोलें बर्गर वेक्टर। तो बर्गर वेक्टर जिसे स्मॉल b से दिखाया गया है, ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये उस प्लेन जो कि प्लेन ऐड हो रहा है या एलिमिनेट हो रहा है उसके ये परपेंडिकुलर क्रिएट हो जाता है। और इसको फाइंड करने का तरीका है कि एक हम लोग क्लोज सर्किट बनाते हैं। अगर वो सर्किट क्लोज हो जाता है उस प्लेन में, ठीक है, उस प्लेन में अगर वो सर्किट क्लोज हो जाता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि क्लोज सर्किट, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नो डिसलोकेशंस। ठीक है, और अगर सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है तो इसके अंदर डिसलोकेशन मौजूद रहता है और वो डिसलोकेशंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब वो डिसलोकेशंस में भी एबव द प्लेन होता है। ठीक है, अगर वो उस प्लेन के जो भी प्लेन हम लोग जिस प्लेन की स्टडी कर रहे हैं उस प्लेन में होता है, उस प्लेन के अगर एबव होता है तो इसको इस फॉर्म में दिखाते हैं। ये दिखाता है कि एबव डिसलोकेशन है, और अगर बिलो द प्लेन है तो उसको इस फॉर्म में दिखाते हैं। ये नोटेशंस होते हैं जिससे ये पता करते हैं कि जो भी डिसलोकेशन है मेरा वो प्लेन के अबव हुआ है या प्लेन के बिलो हुआ है। ओके, आइए देखते हैं कैसे दिखाया जाता है इसको। मान लीजिए मैंने एक फिगर लिया ये, ठीक है, ये मैंने फिगर लिया है। इस फिगर में मुझको चेक करना है कि डिसलोकेशन मौजूद हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने जो भी प्लेन्स हैं मेरी, ये एक प्लेन, इन सभी प्लेन्स के एक भी एटम जो कि फेस सेंटर्ड एटम है, उन सभी फेस सेंटर्ड एटम्स को आपस में लिंकअप करके एक क्लोज सर्किट बनाने की कोशिश की है। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेन ऐड हो जाने की वजह से इसके फॉर्म में इसके जो अरेंजमेंट है एटम्स की उसमें चेंज आया है। तो इस एक्स्ट्रा प्लेन के ऐड होने से मेरा ये जो सर्किट होगा ये क्लोज नहीं हो पाएगा। ये देखिए, जितने भी एटम्स हैं इन एटम्स को आपस में जोड़ने पे ये जो सर्किल क्रिएट हो रही है, जो सर्किट बन रही है, ये सर्किट यहाँ पे जाके ये ओपन हो जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसी पीपी डैश को हम लोगों ने डिनोट किया है कि दिस डॉटेड लाइन पीपी डैश इज बर्गर वेक्टर। द एज डिसलोकेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स दिस एंड सिंबल दिस, डिनोटिंग इंसर्शन ऑफ एक्स्ट्रा प्लेन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम साइड ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, जो भी प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, इस प्लेन के ऊपर इस साइन को दिखाया गया है। इसका मतलब कि इस जो भी प्लेन हम लोग स्टडी के रूप में लिए हैं उस प्लेन के अबव एक एक्स्ट्रा प्लेन ऐड हो गया है। ठीक है,
और इसी को कॉन्फ़िगरेट करके बोला गया है कि इसे पॉजिटिव और नेगेटिव एज डिसलोकेशन के अकॉर्डिंग बोला जाता है। अगर एबव द प्लेन हुआ है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डिसलोकेशन, और अगर बिलो द प्लेन हुआ है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव डिसलोकेशन। इस फिगर में हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो एटम्स की अरेंजमेंट थी उनके कारण या इसके यहाँ पे इस डिसलोकेशन के कारण यहाँ पे बकलिंग हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्क्रू डिसलोकेशन की। स्क्रू डिसलोकेशन में शियर फोर्स, एटम्स के बीच पे शियर फोर्स के कारण इसके जो प्लेन्स होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं इन शियर फोर्स के कारण, और डिसलोकेट होने के साथ साथ ये डिस्टॉर्ट भी हो जाते हैं, मतलब टूट भी जाते हैं। मतलब एक तरह से ये पार्शियल डिसलोकेशन है, उसके कारण जो भी प्लेन होता है वो मेरा दब जाता है। इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे ये प्लेन था मेरा, ये प्लेन था और यहाँ पे ये इतना दब गया है। ठीक है, तो ये जो दबा, ये जो पार्ट दबा हुआ है, ये पार्ट इसी को बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। नाम इसका स्क्रू डिसलोकेशन इसलिए पड़ा है कि जैसे कि स्क्रू ड्राइवर में या स्क्रू में मेरे जो भी ये खांचे बने रहते हैं, ये जो खांचे रहते हैं ये हेलिक्स फॉर्म में रहते हैं, और इस हेलिक्स के फॉर्म के कारण ये जो डिसलोकेशन होती हैं ये कुछ इस शेप की हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर कम कर होते होते यहाँ पे बराबर रहती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म रहता है, ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो हेलिक्स के स्ट्रक्चर फॉर्म क्रिएट होता है। इसी कारण इसको स्क्रू डिसलोकेशन से कंपेयर करके, मतलब स्क्रू से कंपेयर करके इसे स्क्रू डिसलोकेशन बोला गया है। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्म जो आता है डिसलोकेशन का इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स आता है। ठीक है, तो हेलिक्स क्या होता है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर में मेरे जो खांचे बने रहते हैं जिसे हम लोग इसके थ्रेड बोलते हैं, उसी के फॉर्म में ये डिसलोकेशन क्रिएट होती है। इस डिसलोकेशन में जो मेरा बर्गर फैक्टर रहता है वो जो भी प्लेन स्टडी करें उसके पैरेलल क्रिएट होता है, और इसमें भी वही कंडीशन अपनाई जाती है। इसमें भी चेक किया जाता है कि मेरा जो मेशिंग हो रही है या जो मेरा जो सर्किट बन रहा है वो सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, वो सर्किट क्लोज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर सर्किट क्लोज हो रहा है तो मेरा कोई डिसलोकेशन नहीं है, बट अगर सर्किट नहीं क्लोज हो रहा है तो डिसलोकेशन मौजूद रहता है, और वो डिसलोकेशन हम लोग पता करते हैं कि वो उस प्लेन के अबव बन रहा है या बिलो बन रहा है। ऐसे ही एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एक्सप्लेन और राइट द डिफरेंस बिटवीन एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन। तो इसको करके एक कैटेगराइज करके 4 पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट है दिस डिसलोकेशन अराइज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ और एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा प्लेन रन एंड ऑफ। मतलब एक एक्स्ट्रा प्लेन के एलिमिनेट और एक्स्ट्रा प्लेन के ऐड हो जाने के कारण जो डिसलोकेशन आता है उसे एज डिसलोकेशन बोला गया है। नेक्स्ट दूसरा आता है दिस डिसलोकेशन फॉर इजी क्रिस्टल ग्रोथ बिकॉज एडिशनल एटम्स एंड यूनिट सेल कैन बी एडेड टू स्टेप अप द स्क्रू। एक स्टेप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एक सीढ़ीनुमा संरचना प्राप्त हो जाती है इसमें एक्स्ट्रा प्लेन के ऐड हो जाने की वजह से। इसमें जो एक्स्ट्रा प्लेन ऐड होते हैं, ये डिसलोकेशंस क्रिएट होते हैं, वो टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और मे बी शियर फोर्स के कारण प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें स्क्रू डिसलोकेशन में जो भी फाइंड होता है वो मेरा स्ट्रेस शियर स्ट्रेस जनरेटिंग होने की वजह से क्रिएट होता है ये डिसलोकेशन। रीजन ऑफ लैटिस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड्स along an edge ऑफ क्रिस्टल। मतलब ये एज के फॉर्म में होता है, मतलब इसके एजेस में, ये एजेस हैं, इन एजेस के कारण इन एजेस में ही डिसलोकेशन होते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें प्लेन ही सेपरेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक प्लेन था और ये दूसरा प्लेन क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पे जो प्लेन हो जाते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। बट इसमें क्या होते हैं, इसमें प्लेन सेपरेट नहीं होते हैं, इसमें जो डिसलोकेशन आते हैं वो एजेस में आ जाती हैं, एजेस शो करते हैं कि ये डिसलोकेट हुए हैं। इसमें क्या होता है, बर्जर वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर लाइन डिसलोकेशन होता है, लाइन ऑफ डिसलोकेशन। ठीक है, और इसमें जो बरोगर वेक्टर होता है वो डिसलोकेशन के पैरेलल होता है। तो ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने बात किया है। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए आता है तो इन 4 पॉइंट्स का यूज़ करके, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं आप लोग ढूंढने पे मिलेंगे, पर जो मेनली पॉइंट्स होते हैं वो यही 4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिगर दिया है, बताया गया है, फिगर के फॉर्म में बताया गया है कि एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन कैसे दिखता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये बकलिंग हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बकलिंग एजेस के अकॉर्डिंग हुई है, एजेस के अलॉन्ग हुई है, इसलिए इसको एज डिसलोकेशन बोला गया है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लेन सेपरेट हो गया है, स्टेप फॉर्म आ गया है, मतलब सीढ़ीदार बन गया है, जैसे ये एक सीढ़ी बन गई है। ठीक है,
इसे सीढ़ीनुमा संरचना बोलने के साथ साथ इसे बोलते हैं कि हेलिक्स का फॉर्म भी ले लिया है। हेलिक्स के फॉर्म में क्या होता है, एक यहाँ पे स्टेप, यहाँ पे मतलब इसकी ऊंचाई कम है, फिर और कम होते होते लास्ट में 0 हो गई है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका एक प्लेन दब जाता है, इसलिए इसको पार्शियल डिसलोकेशन भी बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे इस फॉर्म में हम लोगों ने इस पहले यूनिट को कवर कर लिया है पूरा, और आगे के वीडियोस में हम लोग चेक करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ देखने हैं। प्रॉपर्टीज़ 3 प्रकार के होते हैं मटेरियल के, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की, एटम्स की, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जो कि अलग अलग वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।